आप देख रहे हैं प्रहार। दिल्ली में कुछ महीनों के भीतर चुनावी बिगुल बजने वाला है, लेकिन इससे पहले ही दिल्ली का सियासी पारा हाई हो गया है। यमुना प्रदूषित है। जहरीली हवा के चलते दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। AQI लेवल 400 के पार है। हालात गंभीर होते जा रहे हैं। छठ व्रती जहरीले पानी में डुबकी लगाने को मजबूर हैं। समस्याओं से निजात दिलाने की बजाय दिल्ली की सरकार शुद्ध सियासत पर उतर आई है। प्रदूषण कंट्रोल के सारे दावे फेल हो चुके हैं। ऐसे में वोटर्स को रिझाने के लिए छठ घाट बनाने पर जंग चल रही है। शेख सराय के सतपुला पार्क में छठ घाट बनाने पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है, लेकिन सवाल यह है कि जो यमुना घाट पहले से मौजूद हैं, उसे स्वच्छ करने के दावों का क्या हुआ। 2015 से आम आदमी पार्टी का राज है। 4 से 5 साल के अंदर यमुना के पानी से आचमन करने का दावा केजरीवाल ने किया था, लेकिन ग्राउंड हकीकत पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल है। घाट घाट की सियासत इस वक्त दिल्ली में फुल स्पीड पर है। वजह क्लियर है, पूर्वांचली वोटर्स को टारगेट पर रखना या पूर्वांचली वोटर्स को साधना, और इसीलिए छठ त्योहार पर जमकर सियासत हो रही है। छठ पूजा से ठीक पहले दिल्ली का सियासी पारा हाई होने की कई वजह हैं। दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने वाले हैं। सभी 70 सीटों पर पूर्वांचली वोटर्स की तादाद ठीक ठाक है। 17 ऐसी सीटें हैं जहां पूर्वांचली वोटर डिसाइडर फैक्टर है। 30 से 55% तक पूर्वांचलियों का वोट है। ऐसे में चुनाव सिर पर है। बीजेपी और आप दोनों ही पार्टियों की इन्हीं वोटर्स पर नजर है। तो देखिए, बहाना तो पूर्वांचली वोटर्स को साधने का है, लेकिन इस दौरान कैसे अब छठ व्रतियों को लुभाने की कोशिश की जा रही है, ये लगातार दिल्ली से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां एक तरफ कृत्रिम घाट को लेकर बवाल मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ जो नेचुरल घाट हैं, यानी कि जो यमुना के घाट हैं, उनके हालात कैसे बद से बदतर हैं, वो तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। दिल्ली में छठ की तैयारियां शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी सरकार ने 1000 कृत्रिम घाट बनाए हैं और उसी का दौरा करने इस समय ITO घाट पे दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पहुंची है। सारे इंतजाम का जायजा लिया जा रहा है कि कैसे 2 दिन बाद छठ के लिए इंतजाम पूरे हैं कि नहीं, पानी की व्यवस्था है कि नहीं, क्योंकि एक कृत्रिम घाट बनाया जा रहा है। यमुना पूरी तरीके से मैली है। यमुना में किसी प्रकार की पूजा करना इस समय संभव नहीं है, लेकिन यमुना के ठीक सामने इस समय ITO घाट पर एक कृत्रिम घाट बना दिया गया है। अलग से साफ पानी की व्यवस्था की गई है ताकि जो छठ व्रती हैं वो सूर्य को अर्घ देने एक साफ पानी में आए और यमुना के ठीक सामने अपनी पूजा अर्चना कर सके। हालांकि छठ घाट पे भी अब राजनीति शुरू हो गई है। कई घाटों पे आम आदमी पार्टी और बीजेपी की सरकार ये दावा कर रही है कि हमने छठ घाट बनाए। एक होड़ लगी है, क्रेडिट की होड़ है, लेकिन जो छठ व्रती हैं उनको फिलहाल इस बार भी दिल्ली में कृत्रिम घाट में ही छठ पूजा करनी होगी क्योंकि यमुना की हालत खराब है। कालिंदी कुंज घाट में सफेद झाग तैर रहा है, उसके बावजूद अब कुछ लोग कालिंदी कुंज घाट पे जा रहे हैं, जो स्नान है वो कर रहे हैं, लेकिन सरकार ये सभी से अपील कर रही है कि फिलहाल यमुना में डुबकी ना लगाए। जो कृत्रिम घाट बनाए गए हैं वहीं अपनी छठ पूजा को संपन्न करें। कृत्रिम घाट बना दिए गए हैं और इन घाटों को लेकर क्रेडिट लेने का सिलसिला भी जारी है, लेकिन यमुना कब साफ होगी और यमुना में सफेद झाग खत्म होंगे, इस सवाल का जवाब किसी भी राजनेता के पास नहीं है। इन सबके बीच दिल्ली की CM आतिशी खुद इंस्पेक्शन के लिए पहुंची हैं। दिल्ली के शेख सराय इलाके में छठ पूजा पर घमासान को लेकर आतिशी ने बीजेपी को घेरा। आरोप लगाया कि छठ पूजा के नाम पर बीजेपी राजनीति कर रही है। बीजेपी के सांसद और नेता जानबूझकर छठ पूजा को रोकना चाहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का पूर्वांचली विरोधी चेहरा फिर से एक बार सामने आ गया है कि जिस तरह से ग्रेटर कैलाश के उस लोकेशन पे 8 साल से छठ की पूजा हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के नेता उस पूजा को रोक रहे हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी को यही कहूंगी, छठी मैया सबकी है। वो आम आदमी पार्टी की नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, वो सभी पूर्वांचली भाइयों बहनों की है, वो सभी दिल्ली वालों की है। तो छठ पर राजनीति ना करी जाए, छठी मैया की पूजा होने दी जाए, मेरा भारतीय जनता पार्टी से यही आग्रह है। अब देखिए, सतपुला पार्क में छठ की पूजा को लेकर ये सियासी घमासान इस वक्त चल रहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी उन्हें छठ घाट बनाने से रोक रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी लोगों को लड़ाने की कोशिश में लगी है। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज पर साजिश का आरोप लगाया, तो वहीं बांसुरी स्वराज ने कहा कि सौरभ भारद्वाज बाधा डाल रहे हैं।
ये रहा 23 सितंबर 2024 का ऑर्डर। ये परमिशन है जो डीडीए ने यहाँ पर जन सेवा समिति को दी है। मैं माननीय मंत्री जी को याद कराना चाहूंगी, मंत्री हैं, विधायक है, लेकिन कानून के ऊपर नहीं है। उनकी यदि नियत होती यहाँ पर पूजा कराने की तो डीडीए से परमिशन लेते। उन्होंने कोई परमिशन नहीं ली, लेकिन अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए यहाँ पर पूर्वांचली समुदाय, सनातन संस्कृति और हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए सौरभ भारद्वाज जी पूर्वांचली विरोधी, हिंदू विरोधी और सनातन विरोधी बन गए हैं। पीछे से षड्यंत्र बांसुरी स्वराज कर रही हैं, पीछे छिप के राजनीति कर रही हैं। आगे आइए ना, आगे आइए, जनप्रतिनिधि बनिए तो पता चलेगा। उनकी मां ने, जो आदरणीय सुषमा स्वराज जी हैं, उन्होंने बहुत इज्जत कमाई थी, बट बड़े शर्म की बात है कि वो जो है बिल्कुल भी कोई भी जनता के लिए काम करने के लिए तैयार नहीं है। ऊपर से जहां पे 8-8 सालों से प्यार मोहब्बत से छठ मन रही थी, रामलीलाएं हो रही थी, वहां भी षड्यंत्र, एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक छोटा और घटिया षड्यंत्र करके जो है हमारे गांव की जो एकता है, हमारा जो पीस है, जो शांति है, उसको भंग किया जा रहा है। अब सीएम आतिशी यमुना किनारे छठ पूजा आयोजन के लिए इंस्पेक्शन करने पहुंची थी। छठ व्रतियों के हर बेहतर सुविधा मुहैया कराने की बात कर रही थी, लेकिन यमुना के हालात कैसे हैं, यमुना में कैसे सफेद झाग तैर रहा है, ये आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए। गंदगी का अंबार लगा हुआ है। प्रदूषित पानी में छठ व्रती पूजा करने को मजबूर हैं। छठ पूजा शुरू करने से पहले नहाए खाए की विधि की जाती है। यमुना में जहरीले झाग के बीच छठ व्रती डुबकी लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि छठ घाट को बनाने के लिए जंग चल रही है। हर कोई छठ घाट बनाना चाहता है, लेकिन यमुना की सफाई अब तक क्यों नहीं हो पाई? यमुना नदी में 12 फीट तक ऊंचा झाग नजर आ रहा है, लेकिन किसी को इस बात की परवाह नहीं है। छठ पर्व से पहले शुद्धिकरण की प्रक्रिया की जाती है, यानी एक पवित्र नदी में डुबकी लगाई जाती है, स्नान किया जाता है। उसके बाद छठ की सामग्री की खरीदारी की जाती है, पूजा सामग्री खरीदी जाती है। लेकिन ये जो लोग इस नदी में डुबकी लगा रहे हैं, ये नदी नहीं नाला है, एक जहरीला पानी है जो इनकी तबीयत और खराब कर सकता है छठ से पहले। लेकिन लोग मजबूर है, आस्था के आगे, अपनी श्रद्धा के आगे, अपनी सेहत को ध्यान में नहीं रख पा रहे हैं। हालांकि इस नदी में नहाना बैन है, क्योंकि ये पानी इतना जहरीला है कि अगर आप इसमें अपना हाथ डालते हैं तो आपको रैश हो सकते हैं। अगर आपने इसमें स्नान कर लिया तो कई बीमारियां आपको घेर लेंगी। कुछ महिलाएं यहाँ पे हैं जो यहाँ पे नहाने के लिए आई है। ये पानी बहुत गंदा है, आप इसमें डुबकी लगाएंगे, ये महिलाएं नहा रही हैं, लेकिन ये आपकी तबीयत को खराब कर सकता है। वो तो कर सकता है, पर इसके बगैर नहाए बगैर हमारा छठ पर्व भी नहीं हो सकता है ना। ये जरूरी है ना इसमें स्नान करना, चाहे तबीयत खराब है या कुछ भी हो, नहाना तो पड़ेगा ही। ये जरूरी है। हाँ, ये बिल्कुल जरूरी है। आपको अभी कुछ महसूस हो रहा है, बदबू वगैरह? हाँ, बदबू तो आता है, बदबू आता है। आप इसमें नहाने गए? क्या करें, नहाएगा ना तो छठ पूजा कैसे करें? नहा ये हो रहा ना कि उधर नहीं जा पाए, टाइम नहीं मिला, उधर भी देखा भी नहीं था मुझे सबको, इसलिए यहाँ देखा तो आगे है ना, इसलिए पहली बार आए आप? नहीं आया तो कितना बार आते रहते हैं। हाँ। छठ पूजा पर कमोवेश हर साल यही तस्वीर सामने आती है। यमुना की सफाई को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। इन बड़े बड़े दावों के बीच दिल्ली में 37 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में से 21 अभी भी मानकों पर खरे नहीं उतर रहे। जून जुलाई के बाद अगस्त में भी दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की रिपोर्ट इस सच्चाई का खुलासा कर रही है। एसटीपी से उपचारित या अनुपचारित पानी आमतौर पर यमुना में चला जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक केशवपुर, नीलोठी, नसफगढ़, पप्पन कला, रोहिणी, नरेला, यमुना विहार, महरौली समेत कई इलाकों में एसटीपी मल कोलीफॉर्म के मापदंडों से मेल खाने में विफल रहे। कई सालों से प्रदूषित है। सबके मन में यह सवाल होता है कि हर साल दिवाली के बाद और दिवाली से पहले ये सफेद झाग कालिंदी कुंज घाट में ही क्यों हो जाता है। कारण अभी इस समय हमारे पास एक रिपोर्ट है, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये रिपोर्ट जारी की है। इसमें साफ देखा गया है कि जो 37 में से 22 एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, वो स्टैंडर्ड को मीट ही नहीं कर रहे हैं। यानी जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो सही तरीके से काम
करने चाहिए थे, उसमें से 22 पूरी तरीके से ठीक काम नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ वायसिस के फाउंडर हैं जो ये सारी रिपोर्ट्स लेके इस समय कालिंदी कुंज में आए हैं। तो ये सफेद झाग यहाँ क्यों तैर रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे के दो बड़े कारण हैं। एक सबसे पहला कारण है जो पीछे कुछ दूरी के पीछे यहाँ पे ओखला ये सबसे बड़ी ड्राइंग इंडस्ट्रीज है जहाँ पे फास्फेट की मात्रा सबसे ज्यादा बनती है, वो यहीं पीछे, ये 2 किलोमीटर पीछे। पानी में झाग बनने का सबसे बड़ा कारण होता है, पानी में जो 1 लीटर के जल में 2 mg से ऊपर अगर फास्फेट की मात्रा बढ़ती है तो ये झाग ये बनते हैं। सबसे बड़ी स्थिति तब बदतर हो जाती है जब आप देखेंगे, जब जहाँ से दिल्ली में यमुना एंट्री करती तो वहाँ पे ये लगती है कि हाँ प्रकृति का वो स्रोत दिखता है कि सच में नदी है और उसको माँ का रूप मिलता है। बट यहाँ तक कालिंदी कुंज घाट तक आता है तो ये इतनी मैली हो जाती है, माँ का हम लोगों की इस तरह से सहयोग होता है, चाहे उसमें इंडस्ट्रियल का वेस्ट हो, चाहे होम डोमेस्टिक वेस्ट हो, या अनऑथराइज जो नालियां मिले उनका वेस्ट हो। दिल्ली सरकार युद्ध स्तर पे जो कहा गया था कि धूमधाम से छठ मनाई जाएगी, उसकी युद्ध स्तर की तैयारी मैं आपको दिखा दूं कि एक बकायदा पूरी टंकी लगा दी गई है जिसमें जो सल्फेट एंटी सल्फेट है वो केमिकल वो भरा हुआ है, लगातार छिड़काव किया जा रहा है। ये एक ग्रीन नेट लगा दी है और कई जो बोट्स हैं वो इस समय यमुना नदी में जो है वो घुमाई जा रही है ताकि किसी न किसी तरीके से इस झाग को हिलाया जा सके या इसका बहाव तेज किया जा सके। लेकिन जैसे ही बैराज का एक भी गेट खुलता है वैसे ही इस कालिंदी कुंज घाट में ये सफेद जहरीला झाग और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो चाहे यमुना हो चाहे दिल्ली की हवा, सब कुछ जहरीला हो चुका है और इस प्रदूषण के धुंध में सियासतदान अपनी सियासत चमकाने में लगे हुए हैं। आगे बढ़ेंगे बात जम्मू कश्मीर की, जहां चुनाव के बाद विधानसभा के पहले सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही पुलवामा से पीडीपी के विधायक वहीद पारा ने राज्य में धारा 370 का दर्जा फिर से बहाल करने का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद सदन में बवाल शुरू हो गया। बीजेपी के सभी 28 विधायक इस प्रस्ताव के विरोध में खड़े हो गए और हंगामा करने लगे। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। देखिए, नई नवेली सरकार बनने के बाद ये पहला विधानसभा सत्र आहूत हुआ जम्मू कश्मीर में, लेकिन ये विधानसभा सत्र कैसे हंगामे की भेंट चढ़ेगा या किस तरीके से यहाँ पक्ष और विपक्ष आमने सामने आएंगे, वो तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। मसला 370 का है जिस पर चुनाव जम्मू कश्मीर का लड़ा गया। स्पीकर साहब, आने वाले दिनों में आपके साथ मशवरा करने के बाद हाउस की तरफ से एक प्रपोजल आ जाएगा। देखिए, बीजेपी विधायक श्यामलाल शर्मा ने वहीद पारा को विधानसभा से सस्पेंड करने की मांग की, लेकिन विधानसभा स्पीकर ने कहा कि अभी ये प्रस्ताव उन्हें मिला नहीं, वो इसे पढ़ने के बाद इस पर फैसला लेंगे। देखिए, आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में क्या हुआ ये आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के 7 बार के विधायक अब्दुल रहीम राथर को विधानसभा का स्पीकर चुना गया। अभी राथर ने विधानसभा का आसन ग्रहण ही किया था कि पुलवामा के पीडीपी विधायक वहीद पारा ने एक प्रस्ताव पढ़ना शुरू कर दिया, जिसमें कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये सदन धारा 370 हटाने का विरोध करता है। लेकिन नए स्पीकर ने तुरंत ही मामले को संभाल लिया। उन्होंने कहा कि अब ये प्रस्ताव उन्हें मिला नहीं, ये प्रस्ताव पढ़ने के बाद वो इस पर फैसला लेंगे। वहीं बीजेपी विधायकों ने सदन की कार्यवाही के रिकॉर्ड से हटाने की मांग की। आपने पहले ही दिन अपनी काबिलियत का सबूत यहाँ पर दे दिया और आप न समझ कर आए हैं न सीख के आए हैं, और मैं ये इजाजत नहीं दे दूंगा। याद रखें, आई विल नॉट परमिट दीज थिंग्स, माइंड इट, माइंड इट, माइंड इट, आई विल नॉट परमिट दीज थिंग्स। तो विधानसभा स्पीकर की तरफ से हंगामे को लेकर कड़ी आपत्ति भी जताई गई, नवनिर्वाचित विधायकों को कड़ी फटकार भी लगाई गई। लेकिन कैसे 370 का मुद्दा सदन के अंदर गूंजा, वो तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। विधानसभा सत्र के पहले दिन 370 का मुद्दा उठाने वाले वहीद पारा कौन हैं, ये आप जान लीजिए। वहीद पारा पुलवामा से विधानसभा चुनाव जीतकर आए हैं। वहीद पारा आतंकियों से साठगांठ रखने के आरोप में 17 महीने जेल में रह चुके हैं। जेल में रहते हुए ही वहीद पारा ने डीडीसी का
चुनाव जीता। जेल से बाहर आने के बाद वो इस साल श्रीनगर से पीडीपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़े थे, जहां उन्हें करीब 1,68,000 वोट मिले थे। लोकसभा चुनाव हारने के बाद महबूबा मुफ्ती ने उन्हें विधानसभा का टिकट दिया, जहां वो कामयाब रहे। चुनाव जीतकर वो सदन में आ गए हैं और सदन में आते ही पहले दिन उन्होंने 370 को लेकर विवाद में चिंगारी भड़काने की कोशिश की। सीएम उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि पीडीपी विधायक ने राजनीतिक एजेंडे के तहत 370 पर प्रस्ताव पेश किया है। सियासत करना, इसके अलावा तो शायद कुछ मेंबरों के पास और कोई चारा होगा नहीं। ये असेंबली जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात को रिफ्लेक्ट करती है। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले पे अपना मोहर नहीं लगाया है। अगर लगाया होता तो नतीजे अलग होते। हम इस तरफ बैठे हैं, अक्सरियत उन लोगों की है जिन्होंने 5 अगस्त 2019 के फैसलों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। अब हाउस इसको किस तरह रिफ्लेक्ट करेगी, इस पर किस तरह बातचीत होगी, इसको किस तरह रिकॉर्ड पे लाया जाएगा, ये एक सिंगल ऑनरेबल मेंबर तय नहीं करेगा। आगे जाके जब प्राइवेट मेंबर बिजनेस का सिलसिला शुरू होगा मेन सेशन में, तब इंडिविजुअल ऑनरेबल मेंबर्स जो लाना चाहे वो लाएं। लेकिन फिलहाल इस सेशन में हाउस की तरफ से क्या बात होगी, क्या रेजोल्यूशन लाया जाएगा, क्या किया जाएगा, वो गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस तय करेगी आपकी इजाजत के साथ। तो 370 के मुद्दे पर जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर में विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ, तो दूसरी तरफ चुनावी राज्य है महाराष्ट्र में इस बार बागी सबसे बड़े फैक्टर विधानसभा चुनाव में माने जा रहे हैं। महायुति और एमवीए दोनों ही गठबंधन के बागी नेता सिरदर्द बने हुए हैं। ऐसे में महायुति और महाविकास अघाड़ी की तरफ से बागी नेताओं को मनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है। अब से 3 घंटे बाद नामांकन महाराष्ट्र चुनाव में नामांकन वापस लेने की डेडलाइन खत्म हो जाएगी। नामांकन महायुति और महाविकास अघाड़ी अपने अपने बागी नेताओं को मना रहे हैं और उनसे नामांकन वापस लेने के लिए कह रहे हैं। इस बीच बीजेपी को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। बोरीवली सीट से बीजेपी के बागी उम्मीदवार गोपाल शेट्टी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है, जिन्हें मनाने का काम डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस कर रहे थे और उनकी कोशिश कामयाब भी हुई। गोपाल शेट्टी ने अपना जो नामांकन है वो वापस लेने का फैसला ले लिया है। दरअसल महायुति के 30 से ज्यादा और एमवीए के 10 से ज्यादा बागी उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे ज्यादा 19 बागी बीजेपी के हैं, जिनके मैदान में उतरने से आला कमान परेशान है। अब सवाल यह है कि आज महायुति और एमवीए में किस गठबंधन के कितने बागी कैंडिडेट अपना नामांकन वापस लेंगे, क्योंकि एमवीए और महायुति दोनों जानते हैं कि बागी उम्मीदवार चुनाव में बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। महायुति और महाविकास अघाड़ी में बागियों को लेकर पेंच फंसा है, तो उधर राज ठाकरे के बेटे की सीट भी फंसी हुई है। माहिम सीट से शिवसेना शिंदे के उम्मीदवार सदा सरवड़कर चुनाव लड़ने पर अड़े हैं। उनके नामांकन वापस लेने की संभावना करीब खत्म हो चुकी है। माहिम सीट से राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे मैदान में हैं, लेकिन शिंदे सेना के सरवड़कर ने उनकी राह मुश्किल कर दी है। वहीं ठाकरे सेना के मुख्यालय सेना भवन के सामने एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर है। जिस जगह पर पोस्टर लगा है वहां से राज ठाकरे का घर महज 300 मीटर की दूरी पर है। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के लिए रास्ता आसान होने के संकेत लगभग बंद हो चुके हैं, क्योंकि सदा सरवणकर इस मूड में नहीं है कि वो अपना नामांकन पीछे ले ले। कुछ ही घंटे बचे हैं नामांकन पीछे लेने में। उसके ठीक पहले सेना भवन के सामने ये एक बैनर लगाया गया है और इस बैनर पर जो कंटेंट लिखा है उससे साफ हो जा रहा है कि अब सदा सरवणकर ने तय कर लिया है कि वो किसी भी हाल में इस चुनाव से पीछे नहीं हटेंगे। इस बैनर के ऊपर है बाला साहब ठाकरे की तस्वीर और एक बड़ा कंटेंट लिखा है और नीचे लिखा है समस्त दादरकर। अब ये कंटेंट क्या है ये भी पढ़ना बेहद इंटरेस्टिंग है। दिखाने का ये प्रयास हो रहा है कि ये बैनर इस दादर इलाके में रहने वाले लोगों ने लिखा है और इसमें लिखा गया है कि सदा एक लड़ने वाला शिव सैनिक है, तू हटना मत, तू झुकना मत, शिवसेना का सच्चा बाघ है तू। पिछले 40 साल से जनता की सेवा कर रहा है और इस सेवा के दरमियान तू किसी भी राजपुत्र यानी राज ठाकरे के बेटे के लिए
तू पीछे हटना नहीं। नीचे क्या लिखा है देखिए, दादर प्रभादेवी माहिम की जनता आपके साथ है, आपकी की गई सेवा को वो लगातार देख रहे हैं। आज जो कुछ हो रहा है, जो दबाव आप पर डाला जा रहा है, जो ताकतें आपके खिलाफ है, वो सब कुछ हम देख रहे हैं। बस सिर्फ आपसे इतना कहना है कि आप घबराना नहीं, शिव धनुष्य को नीचे रखना नहीं। शिव धनुष्य यानी शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है धनुष्य बाण, उसे शिव धनुष्य के तौर पर लगाया गया है। ये बोर्ड है, इस बोर्ड के ठीक सामने सेना भवन है, जहां पर बाला साहब ठाकरे की तस्वीर है, और जिस जगह इस पोस्टर को लगाया गया है वहां से राज ठाकरे का घर महज 300 मीटर की दूरी पर है। कहने के लिए तो ये पोस्टर जो है वो समस्त दादरकर यानी दादर के रहने वाले लोगों ने लगाया है, लेकिन इस पोस्टर को अब सरवणकर परिवार के लोग वायरल कर रहे हैं। तो एक तरह से संदेश देने का प्रयास हो रहा है कि सदा सरवणकर झुकने वाले नहीं हैं, वो किसी भी हाल में अपना नामांकन पीछे नहीं लेंगे।